नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे देश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें मिलेंगी आपको इस बुलेटिन। पल पल की अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। और अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मीडिया से बातचीत की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मनसुख मांडविया ने मीडिया के साथ बातचीत की है। और इस बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में कई लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कांग्रेस को चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना गया नहीं है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते? यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उधर चीन में कोरोना की नई लहर से हड़कंप मचा हुआ है और नए केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि चीन का हेल्थ सिस्टम ठप हो गया। अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं, मुर्दा घरों में शव का अंबार लगा है। अंतिम संस्कार के लिए भी बड़ी लंबी लंबी कतार है। तो चीन में हालात इतने ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं कि आने वाले दिनों में 13 से 21 लाख लोगों की मौत की आशंका है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो चीन में अचानक कोरोना विस्फोट हो गया? बिल्कुल, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए और समझिए। चीन में कोरोना की नई लहर, असर भयंकर। अस्पतालों में बेड फुल, लाशों के बीच इलाज। दवाइयों की किल्लत, एम्बुलेंस का संकट। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में कोरोना की नई लहर से हाहाकार मचा है। चीन ने महामारी की खबरों को दबाने की भरसक कोशिश की, लेकिन अब विस्फोट ऐसा हुआ कि अस्पताल में इलाज का घोर अभाव है। दवाइयां तो छोड़िए, जगह का भी टोटा है। चीन की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, हालात खौफनाक हैं। ऐसे में दहशत का माहौल चीन की सरहद को पार कर दुनिया भर में फैल रहा है। सवाल यह है कि चीन में ऐसा हुआ क्यों? कोरोना के केस अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़े? पहले इसका जवाब सुनिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना के नए मामलों से चीन के अलावा और कौन-कौन से देश हलकान हैं। चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी था। कोई भी लोकेलिटी में कोविड संक्रमण का जब पता चलता था, उसी में सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता था। तो इसी वजह से जो हुआ है कि बहुत सारे रह गया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर बहुत सारे जो Chinese people, they remained vulnerable. तो चीन के इस भयावह हालात की वजह उसकी जीरो कोविड पॉलिसी है। चीन में कोरोना विस्फोट का कारण हद से ज्यादा सख्ती और सच पर पर्दा डालने की कवायद है। कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए शवों का अंबार लगा है। मुर्दा घरों में जगह कम पड़ गई है। ये मंजर चीन के हेनान प्रांत के शिनजियांग शहर का है, जहां अंतिम संस्कार से पहले शवों को रखने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं।
आलम यह है कि अस्पतालों में भी जहां तहां शव पड़े हैं, लाशों के बीच लोगों की चीख पुकार मची है। अफसोसनाक बात यह है कि शवों के बीच ही कुछ मरीजों का इलाज भी चल रहा है। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि चीन की राजधानी बीजिंग के एक हॉस्पिटल की बताई जा रही है। यह अस्पताल का इमरजेंसी रूम बताया जा रहा है। अस्पतालों में ऐसा संकट है कि अब लोग कारों के अंदर ही इलाज कराने को मजबूर हैं। कोरोना से चीन में ऐसा कोहराम मचा है कि पूरा देश लगभग ठप पड़ चुका है। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी चौपट हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना से चीन के 13 से 21 लाख लोगों की मौत की आशंका है। वजह है चीन की जीरो कोविड पॉलिसी, कम वैक्सीनेशन और लोगों में इम्यूनिटी की कमी। चीन के देसी टीके कोरोना रोकने में बहुत कम प्रभावी साबित हुए हैं। इसकी पूरी संभावना है कि जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां पे होगा, और चाइना में इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए केसेस वहां बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वहां खत्म हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया में देख लीजिए, जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुए थे, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे आपका साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, करंटली जापान में देख लीजिए रोज 1 लाख से ऊपर केसेज हो रहे हैं। पिछले 1 महीने से रोज 1 लाख के ऊपर केसेज हो रहे हैं, जबकि हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री है। कोरोना के बढ़ते मामलों से सिर्फ चीन में ही हाहाकार नहीं मचा है। चीन के अलावा जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में कोविड के नए मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में हम लोगों का अनुभव है, हमारी जनता अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसमें प्रतिरक्षण बना हुआ है और आने वाले समय में लेकिन ढील देने का कोई मतलब नहीं। जाहिर है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि हमने जिस तरह से पहले इस महामारी का मुकाबला किया वैसे ही आगे भी इसका सामना कर सके। और चीन में बढ़ते कोरोना केस के बाद भारत अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज कोरोना से बने नए हालात को लेकर मीटिंग की और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। हालांकि इस मीटिंग में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस नहीं जारी की गई है। तो इस मीटिंग में लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाएं, ये सलाह यहां पर दी गई है। अब जो हालात बने हैं उसके बाद अब हर हफ्ते देश में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। लोगों से वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज लेने को कहा गया है। देश में अब तक 27% लोगों ने ही कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज ली है और कहा यह जा रहा है कि अभी भी और जागरूकता फैलाकर लोगों को प्रिकॉशन डोज लेने के लिए प्रेरित किया जाए। अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं, क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है। इंडिविजुअल तो रुकता ही है, बचता ही है। तो ये जब एक गाइडलाइन है और हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो हमें उसको अपनाना चाहिए। चीन में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आ चुका है। बिल्कुल, और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स कोरोना की वजह से देखिए किस तरह से बीच बाजार में बेहोश होकर गिर पड़ा। चीन में कोरोना से हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में इलाज के लिए लोगों के पास बेड तक नहीं। उधर कब्रिस्तान के बाहर भी लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। तो कोरोना में चीन में किस तरह से कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं उसकी तस्दीक करता हुआ एक वीडियो भी सामने आया। जो शख्स इस वक्त आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि बीच बाजार में अचानक से ये बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके पीछे की वजह कोरोना बताई जा रही है। तो झूठ बोलना, सही तस्वीर नहीं पेश करना, आंकड़े छिपाना, ये चीन की पुरानी फितरत है। बावजूद इसके कोरोना की नई लहर ने उसकी पोल खोलकर रख दी। बताया तो ये जा रहा है कि चीन में पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक असर तीसरी लहर का हो सकता है। इंटरनेशनल मीडिया में चीन के जो कोरोना के आंकड़े सामने आए वो पूरी दुनिया को किस तरह से अलर्ट करने वाले हैं, देखिए।
हर रोज कोरोना के बढ़ते केस, अस्पतालों में वक्त इंतजाम, इलाज के लिए भटकते मरीज, लाशों के बीच इमरजेंसी में इलाज, मुर्दा घरों में शवों का अंबार। कोरोना से करारते चीन का यह मंजर पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। हर फैसले की तरह चीन की सरकार ने लोगों पर जीरो कोविड पॉलिसी थोपी तो नतीजा कोरोना विस्फोट के तौर पर सामने आया। चीन में कोरोना ने पहले भी बहुत कहर बरपाया और हमेशा की तरह चीन ने सही आंकड़ों को छिपा लिया, लेकिन दुनिया के सामने चीन के कोरोना मरीजों की अब जो तादाद सामने आ रही है वो बहुत डरावनी है। चीन में कोरोना के कहर को समझने के लिए आपको दिसंबर महीने का ग्राफ दिखाते हैं। 1 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के कुल 3,23,686 केस थे। यह आंकड़ा 6 दिसंबर को 3,45,529 पर पहुंच गया, जबकि 10 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,60,734 हो गया। 15 दिसंबर को चीन में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,71,918 हो गई, तो 20 दिसंबर को यह नंबर 3,83,175 हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि असली नंबर इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन चीन है कि सच पर पर्दा डालने की हरकत से बाज नहीं आ रहा है। एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि आज के हालात के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद चीन जिम्मेदार है। लोगों को बांध के रखा जाए और लोगों में टीकाकरण उन्होंने लगाया है, अब उसके टीके का कितना प्रभाव है, एक तो ये प्रश्न उठता है, और दूसरा जो प्राकृतिक तौर पे जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रतिरक्षण बहुत अच्छा बन जाता है, और अगर लोगों को बचा के रखा हुआ है तो उसकी वजह से भी गंभीर बीमारी हो सकती है। चीन में हर रोज कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पहली लहर के वक्त 12 जनवरी 2020 को चीन में एक दिन में 14,108 नए केस सामने आए थे और अब 6 दिसंबर 2022 को 5,046 नए केस सामने आए। आलम यह है कि चीन के अस्पतालों में जगह तक नहीं है, मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, दवाई और ऑक्सीजन भी नहीं है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा 5,000 को पार कर चुका है। कोरोना की पहली लहर में चीन में 20 अप्रैल 2020 तक 4,632 लोगों की जान गई थी, जो अब 20 दिसंबर 2022 तक 5,241 हो चुकी है। कोविड पॉलिसी चाइना एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इट वाज बिग फेलियर। वो लोग सोचे थे कि सब जो आवाम है सबको वैक्सीन दिया जाएगा 100% वैक्सीनेशन से, तो प्रोबेबली द डिजीज विल बी प्रिवेंटेड। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चाइना का वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव, इनफैक्ट नन ऑफ द वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव। सो कोविड ऐसा एक बीमारी है जिसको आप वैक्सीन से 100% प्रिवेंट नहीं कर पा सकते, और साथ में जीरो कोविड पॉलिसी भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो नेचुरल इम्यूनिटी जो है, जो नेचुरल इम्यूनिटी कोविड होने के बाद किसी का होता है, वो आपका आवाम को नहीं होने वाला है। चीन में कोरोना से हालात डरावने हो चुके हैं। सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे में चीन के लोग खुद ही अलग अलग तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में जुटे हुए हैं। चीन में एक्टिव केस के आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। 15 फरवरी 2020 को चीन में कोरोना के 58,016 एक्टिव केस थे, जो 21 अप्रैल 2022 को कम होकर 31,421 पर आ गए थे। लेकिन अब 8 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के एक्टिव केस एक बार फिर से 43,266 तक पहुंच गए। यकीन मानिए, चीन में इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह हालात हैं। ऐसे में पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि चीन में फैली कोरोना की नई लहर बाकी देशों को भी चपेट में न ले सके। और चीन में कोरोना के कहर के बीच संतरा और विटामिन सी के टैबलेट की लूट किस तरह से मच गई है, अब इस खबर की तरफ। चीन के एक मॉल से आई तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है। यहाँ मॉल में संतरे के लिए लोगों के बीच में मारपीट तक शुरू हो गई। असल में कोरोना संक्रमण में इस इंसानी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और डॉक्टर अक्सर विटामिन सी लेने की सलाह देते हैं। और इसी को लेकर के चीन में विटामिन सी के टैबलेट की भारी कमी की खबर दिखाई दे रही है, और जहां जहां ये टैबलेट मिल रही है वहां लूटपाट मची हुई है। इसके लिए देखिए आप जरा तस्वीरें।
करीब 1 साल से मान्यता पाने के लिए दर-दर की ठोकर खाने के बावजूद तालिबान सबक लेने को तैयार ही नहीं और उल्टा तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं के हक का हनन कर रहा है। तालिबान ने नया फरमान जारी करते हुए लड़कियों के विश्वविद्यालय जाने पर पाबंदी लगा दी। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने के 1 साल बाद वहां महिलाओं के लिए लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और वहां की तालिबानी सरकार मनमानी करने पर उतारू है। कुछ दिन पहले वहां की सरकार ने बुर्का के खिलाफ प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर कोड़े बरसाए थे और अब महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने पर ही रोक लगा दी। यानी अब वहां विश्वविद्यालयों में सिर्फ लड़के ही जाएंगे। महिलाओं के खिलाफ ऐसे तालिबानी फैसलों पर अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा है। तालिबान के महिलाओं के लिए ऐसे रवैये की चिंता अब यूएन को भी सता रही है। यूएन ने तालिबानी फैसले को लड़कियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। दुनिया भर में शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र ने लड़कियों को पढ़ने नहीं देने के खतरनाक नतीजे सामने आने की चेतावनी दी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में लड़कियों को शिक्षा दिए जाने की वकालत की। तो अफगानिस्तान में विश्वविद्यालयों में महिला छात्रों के बैन के बाद महिला छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध प्रदर्शन में उनके साथ छात्र भी सामने आए। तालिबान ने नया फरमान जारी करते हुए लड़कियों के विश्वविद्यालय जाने पर पाबंदी लगा दी है। ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तालिबान के फैसले का विरोध कैसे हो रहा है, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर फीफा विश्व कप जीतने के बाद से अर्जेंटीना में लगातार जश्न अभी भी जारी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में लोग खुशी के मारे झूम उठे। वहां के लाखों लोग अपनी टीम के समर्थन में नारे लगाते हुए, जश्न मनाते हुए कुछ इस तरह से नजर आए। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पे जब खिलाड़ी एक एक करके लौट रहे हैं तो कैसे लोग खुशी से झूम रहे हैं। जिस दिन विश्व कप जीता था मेसी ने, उसके बाद से तस्वीरें ये बदली नहीं अर्जेंटीना। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना में जश्न नॉन स्टॉप जारी है। चैंपियन टीम घर लौट चुकी है। बावजूद इसके जश्न पूरे देश में अब तक चल रहा है। अर्जेंटीना की सड़कें ब्लू कलर से रंगी पड़ी हैं। पूरा का पूरा शहर जन सैलाब की शक्ल में सड़क पर आ चुका है। हो भी क्यों ना, आखिरकार मेसी के साथ करोड़ों लोगों का सपना 36 साल बाद जो पूरा हुआ है। वहां से आए एक ड्रोन वीडियो में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सड़क पर इतने लोग नजर आए कि गिनना मुश्किल हो गया। वहीं अपने प्रशंसकों को देखकर अर्जेंटीना के खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। अर्जेंटीना के लोगों ने इस जीत के बाद फुटबॉल के दिग्गज महान डिएगो मैराडोना को भी याद किया और मैराडोना और मेसी पोस्टर लिए सड़कों पर दिखे। लोगों के हाथों में झंडे थे। वो उत्साह से नाच गा रहे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उसके कारण खिलाड़ियों की खुली बस में परेड रोकनी पड़ी और उन्हें हेलीकॉप्टर में परेड करवानी पड़ी। तो अर्जेंटीना में फीफा विश्व कप जीतने के बाद जश्न में डूबे हुए प्रशंसकों और सेना के बीच में बवाल भी देखने को मिला, जिसके बाद बेकाबू फैंस को रोकने के लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने फैंस पर आंसू गैस के गोले दागे। अर्जेंटीना में जीत का जश्न तब फीका पड़ गया जब पुलिस और प्रशंसकों में झड़प हो गई। आरोप है कि वहां की सरकार ने जीत के जश्न में निकाले गई परेड को छोटा कर दिया था, जिससे फैंस नाराज हो गए और वहां मौजूद पुलिस से ही भिड़ गए, जिसकी एक तस्वीर वहां की राजधानी ब्यूनस आयर्स से सामने आई। वहां तो सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प तक हो गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे अर्जेंटीना के लोगों ने वहां जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कुछ जगहों पर लोगों ने सड़क पर तैनात कुछ पुलिस वालों पर ऊंचाई से पत्थर बरसाए, जिसके जवाब में पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग करते हुए कुछ लोगों को खदेड़ दिया, तो वहीं कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। फैंस पर इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ अर्जेंटीना के लोग गुस्से में दिखे। दस महीने से जारी महायुद्ध में पहली बार जो बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है और इस बात का जिक्र खुद जेलेंस्की ने बाकायदा ट्वीट करके किया। अब दावा यह किया जा रहा है कि बाइडेन से होने वाली इस मुलाकात में जेलेंस्की को हथियार की बड़ी खेप मिल सकती है।
महायुद्ध के बीच में ज़ेलेंस्की से बाइडेन की मुलाकात की खबरों ने पुतिन को परेशान कर दिया है। एक सीक्रेट बड़ी डील की खबरों के बाद पुतिन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। आज ज़ेलेंस्की वाशिंगटन जा रहे हैं, जहां वो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। ज़ेलेंस्की की अमेरिका की यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूक्रेन को रूस की तरफ से की जा रही बमबारी से बचाव के लिए हथियारों और मिसाइलों की जरूरत है। He will be making his first trip outside of Ukraine since the February invasion by Russia, and he'll be coming to Washington on Wednesday to visit both the White House and make a speech at the U.S. Capitol. Now, things are very fluid. It is possible that this could have to be scrapped for security reasons, but both the White House and Congress are preparing for Zelensky. जंग की शुरुआत के बाद ज़ेलेंस्की की अपने देश के बाहर ये पहली यात्रा होगी। पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के पावर सप्लाई और बुनियादी ढांचे को जमकर निशाना बनाया है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने अपने मददगारों से ज्यादा हथियार और इमरजेंसी दवाएं भेजने की अपील की थी। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही कीव के लिए $1.8 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा करेगा, जिसमें पहली बार पैट्रियट मिसाइल बैटरी और यूक्रेन के लड़ाकू जेट विमानों के लिए सटीक निशाने वाले बम शामिल होंगे। मैदान में डटे यूक्रेन की अमेरिका हर तरह से मदद कर रहा है। रूस की घातक मिसाइलों के सामने बाइडेन के हथियार यूक्रेन के लिए ढाल बन रहे हैं और नेटो देशों से मिलने वाली मदद ज़ेलेंस्की के जाबाजों का हौसला बढ़ा रही है। Ukrainians want to make sure that the American support for the war continues as control of Congress is about to change from Democrats to Republicans in the weeks ahead. And it's also an important moment because Ukraine's about to get $45 billion more promised for the next. ज़ेलेंस्की के साथ इस यात्रा पर कौन कौन जाएगा और अमेरिका से लौटने के बाद ज़ेलेंस्की की क्या युद्ध नीति रहेगी, फिलहाल ये सीक्रेट रखा गया है। लेकिन नए साल से पहले ज़ेलेंस्की को बाइडेन बारूदी तोहफा जरूर देंगे, इतना तय है, और यही पुतिन का डर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से खबर आ रही है, जहां भूकंप के तेज झटके इस वक्त महसूस किए गए हैं। कैलिफोर्निया में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है। खबर है कि भूकंप की वजह से 11 लोग जख्मी हुए। कई इमारतों को भी देखे किस तरह से नुकसान पहुंचा। टूटी हुई दीवार, बिखरे हुए सामान, ये तस्वीर अमेरिका की कैलिफोर्निया से आई है, जहां तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कुछ जगह पर सड़क टूट गई है और मकानों पर दरार आ गई है। घरों के और दुकानों के अंदर रखा सामान गिर गया है। भूकंप की वजह से 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप की वजह से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। भूकंप का केंद्र एक ग्रामीण क्षेत्र फेरनडेल के पास रहा, जो सैन फ्रांसिस्को से करीब 345 किलोमीटर और प्रशांत तट के करीब है। और नए साल के गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन को घातक हथियार अब मिलने वाले हैं। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस से यूक्रेन को सीजर तोप, मिसाइल और गोला बारूद की बड़ी सप्लाई की जाएगी, जिसकी सप्लाई 2023 के शुरुआती हफ्ते में ही हो सकती है। महायुद्ध में दुनिया ने एक बार फिर देख लिया, जब रूस और यूक्रेन की सेनाओं ने एक दूसरे के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखानों पर अपने बारूद से नाम लिख दिया। सीमा में छिपे हर टैंक को एक एक करके नस्तनाबूद कर दिया। बंकर के अंदर, बाहर, जमीन पर हलचल करते, दुश्मन की नजर से छिपे हर एक टैंक को जमीन में ही समा दिया।
मिसाइलों ने हजारों हजार बस्तियों को खाक में बदल दिया और अब फिर से महायुद्ध तेज होने वाला है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस 2023 की शुरुआत में यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों की सप्लाई करेगा। फ्रांस से यूक्रेन को मिसाइल और घातक टैंक मिल सकते हैं। पिछले 9 महीने में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। युद्ध में अगर यूक्रेन की सेना महाशक्तिशाली रूस की सेना पर भारी पड़ रही है तो इसके पीछे है नाटो के वो देश जो यूक्रेन के गोदाम में बारूद की कमी नहीं होने दे रहे। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस लगातार यूक्रेन की हथियार और पैसों से मदद कर रहे हैं। जंग की शुरुआत से ही नाटो देश अपने हिस्से का बारूद यूक्रेन को दे रहे हैं और अब फ्रांस एक बार फिर हथियारों की नई खेप भेज रहा है। पश्चिमी मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, बैटरी और अन्य हथियार भेजे हैं। नए साल पर फ्रांस यूक्रेन को नए हथियार, सीजर तोप और गोला बारूद की सप्लाई करेगा। फरवरी में रूस के हमलों के बाद अब तक फ्रांस ने यूक्रेन को सीजर तोपों की 18 यूनिट भेजी है। दावा है कि नए साल पर भी कई सीजर तोप यूक्रेन भेजी जा सकती है। सीजर तोप को साल 2010 में फ्रांस की सेना में शामिल किया गया था और ये तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लोड होने की वजह से इन्हें काफी कम वक्त में जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से फर्राटा भरती है। इससे पहले फ्रांस की ये तोप अफगानिस्तान, इराक और माली में अपना लोहा मनवा चुकी है। नए साल के तोहफों के तौर पर मिलने वाले हथियार यूक्रेन की सेना का दम बढ़ाएंगे। ऐसे में यूक्रेन के बारूद के गोदाम भरने के बाद रूस की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और इधर जापान के कई इलाकों में भारी बर्फबारी आफत का सबब बनी हुई है। वहां इतनी बर्फ गिरी कि कई गाड़ियां सड़कों पर ही फंस चुकी हैं। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जापान के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि कुछ इलाकों में सामान्य से 3 गुना ज्यादा बर्फ गिर सकती है और ठीक हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जापान में हुई जबरदस्त बर्फबारी की वजह से हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेगता प्रांत से जो तस्वीरें सामने आई, वहां दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान ही नजर नहीं आया। वहां गाड़ियां अपनी जगहों से टस से मस नहीं हुई, बल्कि वहां तो गाड़ियों ने ऐसे दम तोड़ा कि उन्हें ट्रक से खींचकर बर्फ से निकालना पड़ा। बताया गया कि जापान के नेगाता प्रांत के कुछ इलाकों में 72 घंटे में कई फीट तक बर्फ गिर गई। इस वजह से मकानों पर बर्फ का ढेर जमा हो गया। बर्फ पिघलकर टपकने को भी हुई, लेकिन पारा इतना कम था कि पलक झपकते ही वो पानी दोबारा बर्फ बन गया। कुछ इलाकों में तो सड़क पर बर्फ का ढेर जम गया। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तो उसमें गुम ही हो गई। वीडियो देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वहां कारें खड़ी थी, क्योंकि वहां बर्फ का घर बना दिखाई दिया। यही नहीं, मकानों के बाहर इतनी बर्फ जमा हो गई कि लोगों को दरवाजे के बाहर निकलने के लिए बर्फ को हटाना पड़ा। बर्फबारी की वजह से ज्यादातर सड़कें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया। वहीं ट्रकों के पहिए थमने से जरूरी चीजों की भी किल्लत हो गई। कश्मीर में चिल्लई कल्ला की आवाज से शुरुआत हो चुकी है। आज से वहां पे इसकी शुरुआत हुई है। बिल्कुल, और इसी के साथ कश्मीर में नदी नाले जमने भी शुरू हो चुके हैं। कश्मीर के चिल्लई कला 40 दिन के उस वक्त को कहते हैं जब वहां भयंकर ठंड पड़ती है। चिल्लई कला 29 जनवरी तक चलना है। नदियां, नाले, पहाड़, जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ। सर्दी ऐसी कि जो इंसान के खून तक जमा दे। ये तस्वीरें हैं कश्मीर की, जहां आज से चिल्लई कला की शुरुआत हो चुकी है।
चिल्लई कला कश्मीर में 40 दिन के उस दौर को कहा जाता है जब पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इस दौरान लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि भयंकर ठंड और बर्फबारी की वजह से पानी की पाइपलाइन में बर्फ जमा हो जाती है या पानी के पाइप फट जाते हैं। चिल्लई कला के दौरान कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान माइनस में चला जाता है। फारसी में चिल्लई कला का मतलब कड़ी सर्दी होता है। इस समय शीतलहर अपने चरम पर पहुंच जाती है। यहाँ तक कि मशहूर डल झील भी जनवरी के अंत तक ठंड के कारण जम जाती है। चलती हुई नदियां जो हैं उनका पानी भी फ्रीज हो जाता है, जिसकी मिसाल यहाँ पे है। ये द्रंग का एरिया है और यहाँ जो हमें दर्शक देख रहे हैं वो अगर घरों में हैं, वो अगर गर्म कमरों में हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनको ज़रूर सर्दी महसूस हो रही होगी। वहाँ पे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ यहाँ पे सर्दी का। हालांकि टोपी लगाई हुई है, जैकेट लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है। और ये पूरा एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये द्रंग का एरिया है। अभी हालांकि उतना दर्जा हरारत नहीं गिरा है, अभी और ज़्यादा दर्जा हरारत गिर जाएगा। गुलमर्ग में -14, -15, -16 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत गिर जाता है। सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी बर्फबारी होती है। इसके कारण पहाड़ी इलाकों के लोगों को अपने घरों में बड़ी मात्रा में जलाऊ लकड़ी रखने की मजबूरी होती है, जिसे वो खाना पकाने और घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान गिरने वाली बर्फ कश्मीर में ग्लेशियरों, नदियों और झीलों में भर जाती है और ये लंबे समय तक जमी रहती है। अब रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। रूस से युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की की तरफ से एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो युद्ध जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। उनका कहना तो ये भी है कि सैनिकों को हर वो चीज देंगे जिससे रूस के सैनिकों को हराया जा सके। मतलब साफ है कि नए साल में युद्ध और भीषण होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि ना तो पुतिन की सेना हमले से रुक रही है, ना ज़ेलेंस्की की सेना पलटवार से पीछे हट रही है। जंग के मैदान में उतरे ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खाई नई कसम। नए साल में तबाही का नया प्लान। 10 महीने तबाही घनघोर हुई। 10 महीने में दो देशों की सेनाओं ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन युद्ध अभी भी किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा। अब महायुद्ध में नया उद्घोष हुआ है। दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जीत के लिए नई रणनीति बनाई है। दो देशों के राष्ट्रपति ने महायुद्ध को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए नई कसम खाई है। अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जंग के मैदान में उतरे, यूक्रेन के सैनिकों से मुलाकात की, बखमुत का दौरा किया। वो डोनबास के दूसरे शहरों में भी गए। अपने सैनिकों से मिलने के बाद लौटे तो नया ऐलान कर दिया। З нашої Бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм, усім нашим героям, тим, хто обороняє там не лише Бахмут і не лише наш Донбас, але й всю Україну. Маємо це розуміти, абсолютно всі. ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी रूस को नहीं देंगे। यूक्रेन की हर इंच जमीन के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। वो यूक्रेन की जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। हर कब्जा किया हुआ हिस्सा रूस से छीन लेंगे। फिलहाल रूस की सीमा से लगे यूक्रेन के 4 राज्य डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन पर रूस का कब्जा है। डोनेट्स्क के बखमुत शहर में दो देशों की सेनाओं के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है। डोनेट्स्क का दौरा कर लौटे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि वो डोनेट्स्क के किसी भी इलाके को रूस के लिए नहीं छोड़ेंगे। यानी नए साल में भी युद्ध लड़ने की कसम ज़ेलेंस्की ने खाई है। उधर ज़ेलेंस्की की सेना के कमांडर ने नए साल में भी युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया है। Стосовно тимчасового припинення вогню.
Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодної. इससे पहले ठीक ऐसा ही बयान रूस की तरफ से आया था, जब रूस की तरफ से कहा गया कि वो क्रिसमस में भी युद्ध जारी रखेंगे, क्योंकि किसी भी सीज फायर का ऐलान यूक्रेन की तरफ से नहीं किया गया। साफ है कि चाहे क्रिसमस हो या नए साल का जश्न, दो देशों की सेना एक दूसरे का बारूद से स्वागत करेगी।